सो गाइस, जब आपने वन पीस देखना स्टार्ट किया होगा एंड अगर तब मैं आपसे बोलता कि क्या आप आगे चल के इन पावरफुल पायरेट्स के क्लोन बना पाओगे, आप नॉन लिविंग थिंग्स को डेविल फ्रूट खिला पाओगे या इवन काइडो जैसे पावरफुल इंसान का डेविल फ्रूट रेप्लिकेट कर पाओगे? वेल, इन सभी चीजों का जवाब नहीं था और अभी भी ये काम करना आसान नहीं है, बट पूरे सीरीज में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो इतने बड़े बड़े कांड कर सकता है एंड आज के इस चैप्टर में उसी इंसान को रिवील कर दिया गया है। तो गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे चैनल RS प्ले सुपर पे एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1061 जिसका नाम है एगहेड द आइलैंड ऑफ फ्यूचर। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो गाइज, आप ये मांगा रिव्यू देख रहे हो एंड आई नो आपको बहुत पसंद आ रहा है, बट एक्चुअली में इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है। तो इसीलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको राइट साइड में जो QR दिख रहा है आप उसका यूज कर सकते हो। अमाउंट डजंट मैटर, योर एफर्ट्स डू। वैसे गाइज, अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्कॉर्ड पे दिन भर VC में बैठा रहता हूँ। फन टाइम पास करना चाहते हो तो आप हमारे डिस्कॉर्ड में आ सकते हो। हम हमेशा वन पीस की बातें नहीं कर रहे होते हैं, बहुत कम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम मोस्टली अपने बारे में और बाकी सारी बकचोदी कर रहे होते हैं। तो आप वहाँ पे आ सकते हो एंड काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मेरी पूरी टीम बहुत चीयरफुल है एंड वो आप लोगों से बात करके बहुत खुश होती है। तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर डिस्कॉर्ड टू। तो इस चैप्टर का कवर पेज अगेन जर्मा 66 के कोल्ड ब्लडेड वॉयज को दिखाता है, जहाँ पे इस समय नीजी और योनजी सीजर क्लाउन और रेजू के साथ मिलके भाग रहे हैं एंड पीछे हम देख सकते हैं कि होल केक आइलैंड पे बहुत तबाही हुई है। इसी के साथ आप देख सकते हो कि कैसे योंग को बिग मॉम का पूरा सिस्टम खत्म हो रहा है। उसके पूरे आइलैंड पे घुस के इन्होंने जो तबाही मचाई प्लस वहां से बच के बाहर निकल आए, तो ओवरऑल उसका योंग को इन्फ्लुएंस इसी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जर्मा 66 एक्चुअली में कितने स्ट्रॉन्ग है। वो लिटरली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पायरेट ग्रुप के घर जाके तबाही मचा के आ रहे हैं। वेल, चैप्टर के टाइटल की बात करें देन दिस इज एगहेड द आइलैंड ऑफ फ्यूचर। हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि हमारा नेक्स्ट आइलैंड कौन सा होने वाला है एंड यस, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज मैंने या किसी ने एज्यूम नहीं किया था कि हम एगहेड पे पहुंचेंगे, क्योंकि सबका मोस्ट ऑब्वियस रीजन एल्बाफ लग रहा था एंड एगहेड तो किसी के दिमाग में भी नहीं था, ना तो कोई हिंट थी कि हम यहाँ पे जाने वाले हैं। स्टिल एगहेड को आइलैंड ऑफ फ्यूचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आइलैंड अपने समय से बहुत आगे है। ऐसा बताया जाता है कि ये आइलैंड आज के टाइम से 500 साल आगे की टेक्नोलॉजी इस पे काम करता है एंड दैट इज व्हाई इसे आइलैंड ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है उसी सीन से जहां पे पिछली बार हमारा मांगा खत्म हुआ था, यानी कि जब लूफी चॉपर को पकड़ के हवा में स्टॉर्म की वजह से उड़ने लगा था। तो यहाँ पर लूफी इस समय हवा में उड़ते ही जा रहा है एंड उसने ज्वेलरी बॉनी को भी अपने हाथ में पकड़ लिया ताकि वो उसकी जान बचा पाए, लेकिन स्टॉर्म की वजह से ये तीनों के तीनों उड़ के पानी में गिरने वाले होते हैं। अब यहाँ पर लूफी ने बॉनी को बचा ही लिया होता है कि बॉनी बोलती है कि आखिर वो मॉन्स्टर कहाँ गया, और फिर वो जैसे ही नीचे देखती है वो चौंक जाती है। वो जोर से चिल्ला के बोलती है कि नीचे देखो, और मूगी वाला क्रू एग्जैक्टली यही करता है। एंड जैसे ही वो नीचे देखते हैं एक बहुत बड़ा सा शार्क, लिटरली इतना बड़ा कि उसके सामने 1000 सनी एक खिलौने जैसे लग रहा है, उतना बड़ा शार्क उस पूरे शिप को निगलने वाला होता है। एंड ये पैनल सच में काफी इंटरेस्टिंग था बिकॉज समुद्र में से इतना बड़ा शार्क निकल के आ रहा है मानो कोई डायनासोर के टाइम में हम आ गए हैं। लेकिन इससे पहले वो शार्क उन्हें खा पाता, उन्होंने अपनी शिप भगा ली और वो आगे निकल आए। जोरो इस चीज को देख के तुरंत अपने स्वॉर्ड्स को इक्विप कर लेता है और वो भी ये बात देख के चौंक जाता है कि ये एक शार्क है लेकिन फिर भी ये मेटल का बना हुआ है। उधर जिम्बे देखता है कि लूफी और चॉपर पानी में नीचे गिर गए हैं एंड डेफिनेटली उन्हें और कोई नहीं बचा सकता रेदर देन जिम्बे बिकॉज ऑब्वियसली वो एक फिशमैन है। तो वो फ्रैंकी को बोलता है कि भाई शिप को कंट्रोल करो, तब तक मैं देख के आता हूँ। जिम्बे तुरंत पानी में कूद जाता ताकि वो उन दोनों को बचा पाए। हम देखते हैं कि फ्रैंकी शिप में से एक प्रोपेलर निकालता है ताकि वो शिप को जल्दी जल्दी वहां से भगा पाए, लेकिन वो शार्क उनका पीछा कर रहा होता है एंड तभी वो अपना मुंह खोलता है एंड अपने मुंह से वो उनकी तरफ रॉकेट लॉन्चर्स को फायर कर देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड पूरी शिप उल्टी हो जाती है। सो रिसेंट के कुछ चैप्टर्स में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हम देख सकते हैं कि 1000 सनी को भी अब पैनल्स में इंक्लूड किया जा रहा है एज अ कैरेक्टर, बिकॉज जब लूफी ने अपना ड्रीम बताया था तो 1000 सनी का भी एक रिएक्शन देखने को मिला था चौंकता हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे सीन में आखिर 1000 सनी का सर दिखा के क्या फायदा, उससे हमें कोई अंदाजा नहीं लग रहा कि शिप उल्टी हो रही है सीधी हो रही है क्या उसका हाल है। लेकिन फिर भी अगर ओडा सेंसेई ने एक डेडिकेटेड पैनल दिया है मतलब कुछ तो होने वाला है, क्योंकि हमें याद है कि गोइंग मैरी के अंदर भी एक शिप स्पिरिट हुआ करती थी। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? जहाँ तक मूवी रेड की बात है तो वहाँ पे भी हमने देखा है 1000 सनी को लिविंग फॉर्म में, बट क्योंकि अभी तक मैंने मूवी रेड नहीं देखा, सिर्फ ट्रेलर देखा, तो अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। अगले पैनल में हम देखते हैं कि जिम्बे लूफी बोनी और चॉपर को बचाने के लिए निकल चुका होता है। वो पानी में जल्दी से तैरते हुए जाता है और तीनों को बचा लेता है। जिम्बे उन तीनों को बचाकर ओशन के सरफेस पे ले आता है और बोलता है कि कितना भयंकर तूफान है, इसमें शिप को चलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी उस शार्क का भी ध्यान जिम्बे की तरफ चला जाता है एंड इसकी वजह से वो शार्क जिम्बे की तरफ रॉकेट लॉन्चर्स फायर कर देता है। इन रॉकेट लॉन्चर्स से बचने
के लिए जिम्बे बोलता कि हमें वापस से पानी के अंदर जाना पड़ेगा एंड रॉकेट लॉन्चर से बचने के लिए जिम्बे वापस से तीनों को पानी के अंदर से जल्दी से तैरते हुए वहां से दूर लेके जाता है। अब उस शार्क का ध्यान इस बार स्ट्रॉ हेड्स की शिप पर जाता है क्योंकि वो शिप लिटरली पानी के अंदर डूब चुकी है। जी हाँ गाइस, लूफी की शिप पानी के अंदर डूब गई है। लेकिन इससे पहले वो शार्क उन सभी को खा पाता, उसके पीछे एक बड़ा सा मेका रोबोट आ जाता है। इस रोबोट के अगर आप सीने पे फोकस करोगे तो लिखा होगा वेगा फोर्स 1 एंड वो रोबोट उस शार्क को वहां पर पीटने लगता है। जस्ट नीचे के पैनल में हम देख सकते हैं कि अभी भी लूफी और बाकी के क्रूमेट एक साथ डूब रहे हैं। इसके बाद हम एक और आइलैंड पे पहुंचते हैं जो कि वेगा पंक के आइलैंड के काफी पास में है एंड यहाँ पे मरीन के G14 के डिवीजन का बेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेवी हेडक्वार्टर के कैप्टन अशीगी को। अगर आपको नहीं याद आ रहा ये कौन है तो ये जोरो के बचपन के फ्रेंड कुइना जैसी दिखती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो बच्चे थे जिन्हें वेगा पंक के आइलैंड से रिकवर किया गया था एंड उनका सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि इन जायंट बच्चों का कहना है कि उनका साइज पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं G14 कमांडर वॉइस एडमिरल डॉल को जो कि शासकी से बोलते है कि तुम्हारे पास कुछ समय है। वो चूतिया हेलमेपो वापस आ गया है। इस पे शासकी बोलती है यार देखो मैं समझ सकती हूँ, उसके बेस्ट फ्रेंड की जान खतरे में है एंड मुझे कैप्टन कोबी के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारा जूनियर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नेवी हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट कमांडर जो कि स्वॉर्ड का मेंबर भी है हेलमेपो, और हेलमेपो यहाँ पे रोते हुए भीख मांग रहा है कि प्लीज हमारी मदद करो, आखिर हम सभी लोग एक ही साइड पे हैं। एंड एक और फीमेल स्वॉर्ड मेंबर हिवारी भी यही सेम रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो एक्चुअली में यहाँ G14 के बेस में काफी सारे पावरफुल मरीन्स हैं फ्रॉम कैप्टन टू रियर एडमिरल्स एंड इसीलिए हेलमेपो यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आया है। तो इसीलिए मरीन्स के किसी स्ट्रॉन्ग बेस का आसपास होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे हेलमेपो प्रिंस से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज हमारे साथ पायरेट आइलैंड पे चलो, हमें कोबी को बचाना है। एंड तभी हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है नेवी हेडक्वार्टर रियर एडमिरल जो कि स्वॉर्ड का मेंबर है प्रिंस ग्रस से। एक्चुअली में हेलमेपो अपने सीनियर से ही हेल्प मांगने आया है बट आई गेस वो उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंस का कहना है कि वो ब्लैक बियर्ड का घर है एंड अगर हम वहाँ पे गए तो पायरेट्स हमारी मधुमक्खियों की तरह मार चोद देंगे एंड इसीलिए उसको हचिनोसु भी कहा जाता है। यहाँ पे हेलमेपो कहता है कि यार देखो एगहेड आइलैंड बहुत पास है, हम यहाँ से एक सेराफिम इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। जिसपे प्रिंस बोलता है कि दिमाग खराब हो गया है क्या, एक बार तुम दोनों शांत हो जाओ। वैसे भी इस मोमेंट पे हमें ड्रेक से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और हम खुद से इस समय कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो अगर आपको नहीं पता तो ड्रेक एक्चुअली में स्वॉर्ड के ग्रुप का लीडर है एंड उसके ऑर्डर के बिना ये लोग कोई भी एक्शन नहीं ले सकते एंड बिकॉज अभी ड्रेक का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इसलिए ये लोग अभी कोबी के पास नहीं जा सकते उसे बचाने। एंड ऑल्दो ये डिसीजन बहुत हार्श लगता है बट ये काफी वाइज डिसीजन है क्योंकि हम यहाँ पे बीहाइव की बात कर रहे हैं। चलो अगर एक बार को ब्लैक बियर्ड को हटा भी दो तो वो आइलैंड पूरी तरह से सिर्फ पायरेट से ही भरा हुआ है एंड पता नहीं वहाँ पर कितने पावरफुल पायरेट्स होंगे। तो अगर ये लोग बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट हो सकता है। एंड यहाँ से हमें एक चीज और क्लियर होती है कि जो सेराफिम है एक्चुअली में इस समय उसी आइलैंड पे है जहाँ पे लूफी और बाकी के क्रू फंस गए हैं। तो आने वाले चैप्टर में हमें काफी कुछ रिवील होना पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं एगहेड आइलैंड पे। यहाँ पे ज्वेलरी बॉनी बोलते हैं कि यार तुम्हें कैसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह फर्स्ट जनरेशन का ही एक पार्ट हूँ, हम दोनों शाबुंडी पे थे 2 साल पहले। इस पे लूफी एकदम चौंक के बोलता है तू भी इसकी मेंबर थी, बेइज्जती कर दिया लड़के की। Emotional damn it। एंड यहाँ पर बोनी बिना ऊपर कुछ भी पहने एयर चेस्टेड, ये पैनल देख के मेरा बुद्धि खराब हो रहा है बट ठीक है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। वो बोलती है कि हम देखो हम दोनों एनिमीज हैं और मेरा नाम बोनी है। बोनी को देख के मेरा बोनर मुस्कुराने की वजह तुम हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए थैंक यू। जिसपे लूफी बोलता है डोंट स्वेट इट बोगी। तो लूफी यहाँ पर एक्चुअली में बोनी को बोगी कह के बुला रहा है। एंड अगर आपको नहीं पता बोगी क्या होता है तो बोगी इंग्लिश में वो होता है जो आप अपने नाक से निकालते हो। तो ये चीज एक्चुअली में काफी फनी एंड लूफी ने यहाँ पे बहुत गंदी बेइज्जती कर दी इस लड़की की। एंड ऑब्वियसली अपनी बोगी यानी कि बोनी बहुत ज्यादा एनॉय हो जाती है और बोलती है क्या तुम सच में एक एम्परर हो। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर यार तुम्हारे वांटेड पोस्टर में क्या मैटर है, तुम्हारा बाल तो पूरा पूरा सफेद था, इसकी वजह से पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है, तुम्हें पता है लूफी। इस पे लूफी रिप्लाई करता है एंड दिस इज एक्चुअली इन बोल्ड लेटर्स कि ऐसा मैं तब दिखता हूँ जब मैं पूरी तरह से फ्री होता हूँ। एंड यहाँ पर लूफी अपना पोज उस तरह से कर लेता है जिस तरह से उसकी बॉडी गियर 5 में काम करती है। तो मुझे तो लगा था कि यहाँ पे वो गियर 5 में ना ट्रांसफॉर्म मुझे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे टोटली फ्री से मतलब क्या है लूफी का, उसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है जब वो उस फॉर्म में होता है। बिकॉज डेफिनेटली उस फ्रूट की एबिलिटीज वैसे ही है क्योंकि जब लूफी वर्सेस काइडो हो रहा था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि लूफी कुछ भी कर सकता है। लिटरली उसने काइडो
शैडो की आंखों के जहाँ पर फूलना और इन्वायरमेंट को रबरी बनाना एक चीज है जो समझ में आता है कि ठीक है, जब भी गम फ्रूट अवेकन होगा तो ऐसे एबिलिटीज कर पाएगा, बट किसी के आर पार हाथ निकाल के इंटरेक्ट करना वो चीज बहुत भयंकर थी इस फॉर्म की। तो बोनी इस बात को सुन के बोलती कि आखिर इसका क्या मतलब है कि तुम टोटली फ्री हो। खैर छोड़ो, तुम्हें बाकी के अपने क्रूमेट्स की चिंता नहीं है। इस पे लूफी बोलता है कि उनकी टेंशन मत लो, वो खुद का ख्याल रख लेंगे। एंड फिर वो बोलते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ नाइट ऑफ द सी जिम्बे भी है। तो जिम्बे भी उसको रिप्लाई करता है कि चलो ठीक है, जब क्रू की ही बात हो रही है तो ये बताओ तुम्हारा शिप और क्रू कहाँ है। यहाँ पर बोनी अपना दूधू एडजस्ट करते हुए बोलती है कि मैं अकेली आई हूँ और वो जो मेटल का मॉन्स्टर था उसने मेरे शिप को खा लिया। एंड खाने से याद आया, मुझे भी भूख लगी हुई है। खाने का नाम सुन के लूफी भी रोने लगता है और बोलता है यार चलो जल्दी से पास में एक रेस्टोरेंट खोजते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। एंड चॉपर लूफी से बोलता है लूफी पैसे रखे हो या नहीं, जिसपे बोनी अनॉय होकर बोलती है कि तुम जूतियों को कोई आइडिया है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलने वाला, यहाँ जोमेटो की डिलीवरी नहीं होती, ठीक है, ये गवर्नमेंट का आइलैंड है, क्या मुझे सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। हम इस समय एगहेड आइलैंड पे हैं। इस आइलैंड को बोला जाता है कि ये आज के समय से 500 साल आगे है। डॉक्टर वेगा पंक का रिसर्च लैब भी यहीं पर है और वेगा पंक ही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड फिर उसके बाद एक बड़े से पैनल में हमें रिवील होता है पायरेट आइलैंड एगहेड, जो कि अभी भी थोड़ा धुंधला दिख रहा है बट थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि आखिर ये कैसा है। तो सबसे पहले जब मैंने इस आइलैंड को देखा था तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉ हेड जैसा दिख रहा था। एंड फिर पता चला कि एक अंडा है जो कि खुला हुआ है एंड इसके इर्द गिर्द एक रिंग है। ये रिंग उस तरह से दिखाई जाती है जिस तरह से हम इसके अराउंड देखते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि वो बड़ा सा रोबोट जिसका नाम वेगा फोर्स 1-2 था, उसने लूफी और उनके क्रू के शिप को हाथ से उठा लिया है। एंड इसी से अंदाजा लगाओ कि वेगा पंक का ये रोबोट कितना बड़ा है। फ्रांकी और उsopp इस रोबोट को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जोरो अपना गार्ड डाउन नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं कि उस रोबोट के सर में से कोई निकल कर बाहर आ रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि यार ये तो ठीक से काम नहीं कर रहा, ये भी एक फेलियर निकला। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये फेल कैसे हुआ। शायद किसी के प्राइमल डिजायर्स को ओवरराइड करना इम्पॉसिबल है एंड ये चीज कितनी एनोइंग है। यहाँ पर फ्रांकी उसको थैंक्स बोल रहा होता है उनकी जान बचाने के लिए एंड वो उनको रिप्लाई करती है देखो मैंने मेका शार्क को डिप्लॉय किया था ताकि वो आसपास के एरिया की नजर रख सके, लेकिन वो हमेशा शिप्स को ही खा रही थी जिसकी वजह से मैं और पार्ट्स इकट्ठा ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो हर चीज को खा जा रही थी। मैंने पक्का उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ कर दी होगी। एंड फिर वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें बचाया है, तुम कितने चूतिया पायरेट्स हो, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ, इतनी झाड़ू इन्वेंटर होने के बाद भी मैं गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ, वो मुझे अपना साइंटिफिक जीनियस बोलते हैं। एंड लास्ट में हमें रिवील कर दिया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर वेगा पंक है। एंड लास्ट लाइन हाउ अनएक्सपेक्टेड के साथ चैप्टर नंबर 1061। सो ऑब्वियसली हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉक्टर वेगा पंक एक लड़की होगी। सॉरी टू ऑल दी फेमिनिस्ट्स आउट देयर, बट यहाँ पर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है पॉइंट आउट करना कि यहाँ पर कैसे वो उस शार्क के प्राइमल डिजायर्स के बारे में पॉइंट आउट कर रही थी। सो उसके अकॉर्डिंग किसी के भी प्राइमल डिजायर्स को आप सप्रेस नहीं कर सकते, किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग फिर चाहे आप लिख लो। सो ये चीज हमने ऑलरेडी देखा है जहाँ पर उसने कुमा को ओवरराइड करने की बहुत कोशिश की है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको पॉइंट आउट करना जरूरी है एंड दैट इज ओवरराइडिंग प्राइमल डिजायर्स। सो यहाँ पर वेगा पंक बात कर रही है कि वो कितना भी किसी एक लिविंग थिंग को मॉडिफाई करने की कोशिश करे वो उनके प्राइमल डिजायर्स को ओवरराइड नहीं कर सकती, यानी कि उन्हें बदल नहीं सकती। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस वांट टू हैव सेक्स, तो हम खुद को कितना भी सप्रेस करने की कोशिश करें वो एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा एक्टिव दिखता है मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स के बॉडी में एंड ये हमारी एक प्राइमल नीड है। एंड इस चीज को लेके वेगा पंक एक्चुअली में परेशान है। अगर आपको लगता है कि ये चीज उतनी रेलिवेंट नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा बर्थलोमियो कुमा का सीन, जहाँ पे उसने समहाउ कुमा को ओवरराइड करके रखा है क्योंकि कुमा हर एक ऑर्डर मानता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का एंड उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। एंड एक्चुअली में वेगा पंक ने ही कुमा के रिक्वेस्ट पे एक लास्ट मिशन उसके दिमाग में प्रोग्राम किया था एंड दैट वाज प्रोटेक्टिंग द स्ट्रॉ हेड शिप ड्यूरिंग द 2 years टाइम स्किप। सो यहाँ पे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि आखिर ये अपनी ही बातों को उल्टा क्यों बोल रही है, जहाँ पे ये बोल रही है कि ये किसी के प्राइमल डिजायर्स को सप्रेस नहीं कर सकती। तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि अपनी बातों को गलत कैसे बोल सकती है, जहाँ पे इसने पूरी तरह से कुमा को रीप्रोग्राम कर दिया बट वहीं पर इसका ये कहना है कि किसी के प्राइमल डिजायर्स को हटा नहीं सकती। लेकिन कुमा के केस में हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि कुमा को इस समय साबो और रेवोल्यूशनरीज ने वहां से बचा के बाहर निकाल लिया है एंड इस समय वो ड्रैगन के पास है एंड ऑल्दो उसके दिमाग को प्रोग्राम किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानने के लिए, लेकिन फिर भी वो खुद से ड्रैगन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। ये बात बहुत ऑब्वियस है कि कुमा इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि मंकी डी ड्रैगन एक क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। एंड जैसा कि इवांकोव ने बताया था कि कुमा एक्चुअली में काफी चीयरफुल और अच्छा इंसान हुआ करता था, तो इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसे एक कमांड देना पड़ता है बिफोर एक्सिक्यूटिंग एनीबॉडी। एंड शायद पॉसिबली इसीलिए बोनी यहाँ पर आई है एंड शायद इसीलिए बोनी इस समय वेगा पंक से मिलने आई है ताकि वो किसी तरह से कुमा के अंदर की वो प्रोग्रामिंग हटा पाए जिससे वो गवर्नमेंट का कुत्ता बना फिर रहा था। एंड अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो यहाँ पे वेगा पंक का भी रिएक्शन उतना कुछ खास नहीं लग रहा, जहाँ पे वो बोल रही है कि आई मस्ट हैव
बंजर्ड दी प्रोग्रामिंग। इसका मतलब उसे रिग्रेट है कि उसने कुमा के साथ जो किया है। आई जस्ट होप कि वेगापंक बस एक मिडिल टाइप की कैरेक्टर निकल के आए जो कि बस वो कर रही है जो कि उसे गवर्नमेंट बोल रही है। सीजर क्लाउन की तरह इस कैरेक्टर को मुझे एज अ विलेन नहीं देखना। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज कलर मोल ने पॉइंट आउट किया जब हम स्ट्रीम कर रहे थे कि ये रियल वेगापंक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो जो वेगापंक हमें इस चैप्टर में दिखाई गई उसके कपड़ों पर पंक 02 लिखा हुआ है, रोबोट पर 12 एंड शार्क पर पंक 03। तो यहाँ से दो चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज कि ये लड़की पॉसिबली एक मॉडिफाइड बॉट हो सकती है, मतलब जो रियल वेगापंक है उसने इस लड़की को मॉडिफाई किया है। एंड अभी हम रियल वेगापंक का एज या जेंडर गेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से आई कैन डेफिनेटली सी अ पंक 01 जो कि शायद वो ओल्ड बुड्ढा हो जिसके बारे में सीरीज में हमेशा बात होती रहती है कि वेगापंक एक बहुत ही ओल्ड साइंटिस्ट है। दूसरी चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि पंक सीरीज के जो बॉट्स हैं वो रियल लिविंग बीइंग्स को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं, जस्ट लाइक दैट शार्क। मतलब ये जो लड़की है इसको भी वेगापंक ने साइबॉर्ग बना दिया है। खैर, अब आने वाले चैप्टर्स में हमें काफी कुछ रिवील होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। रियलिटी ऑफ डेविल फ्रूट्स, क्योंकि ये वही कैरेक्टर है जिसने डेविल फ्रूट्स को नॉन लिविंग थिंग्स को भी खिलाया, एंड इवन डेविल फ्रूट का एक वर्किंग क्लोन बना के रखा है। तो हमें काफी कुछ पता चल सकता है कि आखिर डेविल फ्रूट्स काम कैसे करते हैं। एंड क्योंकि इस समय ये लोग एगहेड पे एंड पॉसिबली हो सकता हो कुछ और कैरेक्टर्स वो पास के आइलैंड से यहाँ पर आए जो कि लूफी और क्रू की हेल्प मांगे ताकि वो जाके ब्लैक बियर्ड से फाइट करके कोबी को बचा पाए। देन देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि हमें अभी पता चल सकता है कि ब्लैक बियर्ड के पास आखिर दो डेविल फ्रूट्स कैसे हैं। इसके अलावा बर्थलोम्यू कुमा की स्टोरी जानने के लिए हम काफी समय से परेशान है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। पहले वो रेवोल्यूशनरीज के साथ था एंड देन समहाउ ही वाज रीप्रोग्राम्ड टू बिकम ए साइबॉर्ग। इसके अलावा हो सकता हो हमें अपने कटी फ्लैम यानी कि फ्रांकी का थोड़ा और भी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है इस पूरे आर्क के थ्रू। एंड इसके बाद देयर इज अ वेरी बिग चांस कि लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड होना पॉसिबल है, क्योंकि अगर लूफी को पता चल गया कि कोबी खतरे में है, देन आई डोंट थिंक कि उसके पास कोई रीजन बचा है कि वो उसे बचाने ना जाए। लेकिन अगले हफ्ते मांगा में ब्रेक होने वाला है, तो हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा 2 हफ्ते ताकि हमें पता चले कि आखिर अब चीज क्या होने वाली है जो स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ होगी। इसके अलावा बात करें रेटिंग्स की तो इस चैप्टर को एज स्टोरी वाइज मैं रिकमेंड करूंगा 8 आउट ऑफ 10। पैनल वाइज इट विल बी 6 आउट ऑफ 10 एंड एक्शन वाइज कोई रेटिंग ही नहीं है। क्या लोग, इसमें कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। इस चैप्टर का सिर्फ एक ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था एंड वो था वेगापंक का रिवील होना। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द मांगा रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1061। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।